जब हमने एक एटम का मास कैलकुलेट करना है ना, तो स्टैंडर्ड भी एटम को ही रखना पड़ेगा ना। अब उसने कार्बन एटम को ही क्यों सिलेक्ट किया, अब उसका 1/12 पोर्शन रखने की रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9th का एक पढ़ना तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के बराबर आलमोस्ट टाइम ले जाएगा और इसको समझे बगैर जो है ना वो बाकी कैलकुलेशंस करना ज़रा मुश्किल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपने तवज्जो से सुनना है, इसको समझने में टाइम लग जाता है, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो शुरू करते हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर की लेंथ कम से कम रहे। सबसे पहले ना टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है जी। अब केमिस्ट्री है, जाहिर सी बात है, तो हमने केमिकल्स के साथ जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट या तजर्बा करना है तो हमने केमिकल को ज़ाहिर है क्वांटिटी में लेना है ना, उसका कुछ ना कुछ मास लेना है, ठीक है। अब एटम जो है वो इस कदर छोटा है कि उसको हम नॉर्मल तरीके से उसका मास नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम पहले एक यूनिट उसके लिए डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और फिर जो है वो सारी कैलकुलेशन होती है, वो यूनिट ही हमने सारा समझना आज, ठीक है। अब इसका नाम देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास। मास हो गया एटॉमिक, एटम का मास, रिलेटिव रिलेट करना, कंपेयर करना, किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड मान लेना और कहना इस तरह का मास, कंपेयर कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे अगर आप किसी की हाइट की बात करें ना, तो आप कहेंगे कि फ़र्ज़ करो अगर आप कहते हैं कि अच्छे जिसकी कद काठी अच्छी है उसका 6 फुट कद होना चाहिए, तो जो 6 फुट आपने रखा वो स्टैंडर्ड बन जाएगा और बाकी सब की हाइट को आप कंपेयर करोगे उस हाइट के साथ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हुए जाएंगे और एंड तक उम्मीद है समझ आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन है, कहता है द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द एवरेज मास ऑफ एलिमेंट्स एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये डेफिनेशन ज़रा मुश्किल है, मतलब थोड़ी अजीब सी भी लगती है पढ़ने में, तो इसको थोड़ा डीकोड करते हैं। वो कहता है जो आप किसी एटम का मास लेने लगे हैं ना, वो आपने लेना है रिलेटिवली, यानी किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करके। वो कहता है वो मास जो होगा ना वो एक एवरेज मास होगा, ठीक है, जिस एलिमेंट का आपने, यानी अगर आपने ऑक्सीजन का मास निकालना है तो वो इसकी बात कर रहा है कि ऑक्सीजन का जो मास है वो रिलेटिव होगा किसी दूसरे एटम से। ज़ाहिर है जब हमने एक एटम का मास कैलकुलेट करना है ना, तो स्टैंडर्ड भी एटम को ही रखना पड़ेगा ना, ठीक है। इस वजह से वो कह रहा है, वो कहता है हमने कंपेयर किसके साथ करना है, किसको स्टैंडर्ड रखना है, कहता है 1/12 ऑफ कार्बन को, कार्बन एटम के 12वें हिस्से को। अब उसने कार्बन एटम को ही क्यों सिलेक्ट किया और फिर पूरा कार्बन एटम भी नहीं रखा, उसका भी सिर्फ 12वां हिस्सा रखा है। अब उसका 1/12 पोर्शन रखने की रीज़न क्या है, इसको समझते हैं। पहले आप एक दो मिसालें समझें। जब हमने किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है, आपने फ़र्ज़ करो आप बाज़ार जाते हो, आपने चीनी ख़रीदनी है, ठीक है ना। अगर आपने 1 किलो चीनी ख़रीदनी है तो कैसे लोगे, ऐसे अंदाजे से तो वो एग्जैक्ट 1 kg नहीं ना निकलेगी। तो हम क्या करेंगे कि एक एनालिटिकल बैलेंस लेंगे, एक तरफ क्या रखेंगे, 1 किलो का वो वेट होगा मेटल का बना हुआ, ठीक है, और दूसरी तरफ हम चीनी रखनी शुरू करेंगे। जब वो दोनों बैलेंस में, जब वो एनालिटिकल जो हमारा बैलेंस है या तराजू जो है, जब वो बैलेंस हो जाएगा तो हम कहेंगे दोनों बराबर हो गए हैं। एक तरफ हमने ऑलरेडी नाउन क्वांटिटी रखी थी 1 kg, दूसरी तरफ बढ़ा कर आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके इक्वल कर दिया। जब उसकी ये जो स्टिक होगी ना सेंट्रल, ये बैलेंस होगी, हम कहेंगे दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं, ठीक है। अब ज़रा आपने देखना, वो कहता है एटम जो है ना वो बहुत ही छोटा होता है, हद से ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है जी कि इस एक डॉट में 20 लाख से ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है। अब 20 लाख से ज़्यादा अगर एटम इस छोटे से डॉट में है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं एक एटम यहाँ रख दूँ और यहाँ 1 किलो का वज़न रख दूँ कोई भी, तो उसका तो कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता ना दोनों का। कहाँ एक छोटा सा बेचारा एटम और कहाँ 1 किलो वज़न, एटम के हिसाब से तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इधर एटम रख रहे हैं ना, तो इधर भी कोई एटम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, किसी को भी रखा जा सकता था, लेकिन वो कहता है नहीं, 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब आपने इसको देखना है, ये आइसोटोप है। अब क्योंकि चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 अभी आया नहीं, लेकिन ये वर्ड आ गया आइसोटोप का,
तो आइसोटोप को समझो, कोई भी एलिमेंट है ना उसके मुख्तलिफ जो है ना मैसेज वाले एटम्स पाए जाते हैं। यानी कि एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, जो एलिमेंट्स हैं ना उनके आइसोटोप्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के कम ज़्यादा होने से एटम के ऊपर चार्ज आता है, इसी तरह न्यूट्रॉन के कम ज़्यादा होने से आइसोटोप बनता है, यानी उसका मैस कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और प्रोटॉन के चेंज होने से तो एटम ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। इलेक्ट्रॉन को अभी हमने उसका जिक्र नहीं करना। प्रोटॉन चेंज करने से एटम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे कौन बचा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है, चार्ज ही कोई नहीं है, तो चार्ज तो नहीं आएगा, लेकिन वो मैस रखता है, उसका वज़न है। तो एटम में जब वो कम या ज़्यादा होंगे तो एटम का वज़न भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोटोप ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी अगर वो कार्बन है तो वो होंगे तो सारे ही कार्बन, लेकिन उनका वज़न कम ज़्यादा होगा। जैसे C12, C13 और C14। ठीक है, अब इसमें पता क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है और इसमें भी 6 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। ठीक है, इस वजह से इनका मैस बढ़ गया। अब ज़रा आपने ना इधर देखना, वो कहता है एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें ना एक नया सिस्टम चाहिए था। वो जो 1 kg का वेट था ना, वो यहाँ रख कर हम कार्बन का या किसी भी एटम का मैस तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ही बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसा है कि इधर भी हम एक एटम रख लें और इधर भी, यानी दोनों एटम्स को एटम से कंपेयर करें ना, ठीक है, तो फिर बात बनती है। हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन बनती थी हाइड्रोजन की, कि एक तरफ हाइड्रोजन को रखो क्योंकि वो उसका एटॉमिक मैस 1 है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन थी वो थी हाइड्रोजन। सबसे बेहतर ऑप्शन थी कि हम यहाँ हाइड्रोजन को रखते और बाकी 117 एलिमेंट्स को उठाकर एक एक करके यहाँ रखते और उन सबको कंपेयर कर लेते। उसकी वजह, क्योंकि हाइड्रोजन 1 था लेकिन उसने हाइड्रोजन को नहीं रखा। उसकी वजह क्या है? एक तो हाइड्रोजन होता है डाई एटॉमिक, H2 होता है। ठीक है, जबकि कार्बन सिंगल भी हो जाता है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ बात यह है कि इसका एक तो मैस ज़्यादा है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला एलिमेंट है कार्बन। असल वजह ये है। ठीक है, वो हाइड्रोजन के 2 या 3 होने से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो रीज़न है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से ज़्यादातर में कार्बन ही मेजर जो है एलिमेंट है। तो अगर कार्बन को ही हम बेस बना देंगे ना तो फिर बाकी सब को कंपेयर करना, या क्योंकि सारे बने ही कार्बन से हैं और इसी को स्टैंडर्ड बना देंगे तो कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। ठीक है जी, उसके अलावा ये अबंडेंट बहुत ज़्यादा है, नेचर में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कंपाउंड भी इसी के हैं। तो इस वजह से अगर इसको स्टैंडर्ड रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे कंपाउंड, क्योंकि उनमें से मेजॉरिटी बनी ही कार्बन से है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। और ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट करता ही नहीं नोबल गैसेस की तरह, या ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये दरमियाना जो है ना इसका रिएक्टिविटी जो रेट है वो नॉर्मल है, एवरेज है। इन 3-4 प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन को सिलेक्ट किया गया था। पहले हाइड्रोजन को ही रखा गया था, बाद में उसको हटाकर कार्बन को रख दिया गया। ठीक है जी, अब कार्बन के साथ कंपेयर करना है। अब मसला आ गया, अब उसने कार्बन को नहीं रखा, वो कहता है कार्बन का 12वां हिस्सा लेना। उसकी वजह क्या है, ज़रा इधर गौर करना है भाई। अगर मैं यहाँ पर तराजू के एक तरफ कार्बन 12 रखता हूँ, ठीक है जी, C12 एक तरफ रख दिया, और मैं दूसरी तरफ किसको रखता हूँ, C12 को, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये जो हमारा एनालिटिकल बैलेंस है या तराजू है, ये बैलेंस बराबर हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा आपने देखना है। अब मैं चाहे ध्यान से ये पॉइंट सुनना है, ध्यान से, बस यही बारीकी है यहाँ पर। एक तरफ तो मैंने रख दिया कार्बन 12 को रख दिया, अब दूसरी तरफ बजाय कार्बन 12 को इस स्फेरिकल फॉर्म में मैं 12 छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में भी तो रख सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कार्बन किससे मिलकर बना है, 6 प्रोटॉन से और 6 न्यूट्रॉन से। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। ठीक है, अब चाहे ऐसे इस शक्ल में रख लो, ठीक है, चाहे इस शक्ल में रख लो, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। कार्बन कोई गोल थोड़ा ही ना होता है इस तरह का। ये छोटे छोटी बॉल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक बड़ी बॉल बनी हुई है, बस यही तो है। ठीक है, तो चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो, बात तो एक ही है। ठीक है अब हमने क्या करना है, अब कार्बन 12 कहने के बजाय ना वो कहता है कि जो इसमें हर एक पार्टिकल है ना
उसको उसने 3-4 नाम दिए हैं। वो कहता है इन 12 पार्टिकल्स में से हर एक सिंगल पार्टिकल को आप क्या कह सकते हो, आप उसको एटॉमिक यूनिट भी कह सकते हो। वजह, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दो से ही मिलकर बने हैं ना, ठीक है। तो बेस क्या हुई, यही हुई। तो इस वजह से कह रहा है एटॉमिक यूनिट है ये। फिर आप इसको 1/12 ऑफ कार्बनिक भी कह सकते हो कि कार्बन का 12वां हिस्सा। देखो ना, कार्बन के 12 पार्टिकल हैं, अगर एक पार्टिकल निकाल के बाहर अलहदा कर लें तो वो क्या होगा, 1/12। कार्बन को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है तो वो बन गया 1/12 कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा, ठीक है जी। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 1 यूनिट ऑफ कार्बन। इसको भी एक नाम और देना हमने, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट ऑफ कार्बन। तो अब ज़रा आपने गौर करना है, इधर ध्यान से देखना है आपने। ये देखें, अगर मैंने यहाँ पर रख दिया कार्बन 12 को, और इस तरह के 12 पार्टिकल्स या 12 यूनिट्स या 12 यूनिट ऑफ कार्बन, एक ही बात है, सारे अल्फाज का एक ही मतलब है, इनको उठाकर यहाँ रखा तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी C12 है और यहाँ पर भी C12 है। चाहे इस शक्ल में रख दो, चाहे इस शक्ल में रख दो, ठीक है। अब ज़रा आपने गौर करना है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ये देखें, अगर मैंने एक तरफ रखा कार्बन 12 और दूसरी तरफ रखा 1/12 पोर्शन, ठीक है। ये एक पार्टिकल का मतलब है 1/12, ठीक है। तो यहाँ मुझे कितने रखने पड़ेंगे, ये देखो, यहाँ पे अगर मैंने रखा ऐसे करके ना, C12 रख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 4 5 हो गए। तो अब क्या होगा, ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जैसे ही मैंने 12 यूनिट्स को रखा यहाँ पर, तो ये क्या हो गए, ये दोनों साइडें बराबर हो गए, ये बैलेंस हो जाएगा। अब ज़रा आपने गौर करना है, ये देखो, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, और आपने इसको 12 दफ़ा ही कर लेना है, 1/12, ठीक है जी। ये टोटल आपने 12 दफ़ा लिख लेना है। अब इस सारे का एलसीएम लो तो नीचे क्या आ जाएगा, 12, और ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है, ऊपर सारे वो 1 जमा हो जाएंगे। कितनी दफ़ा जमा होंगे, 12 दफ़ा, ठीक है जी। कितनी बार जमा होंगे जी, 12 दफ़ा। अब ज़रा इधर देखें, ऊपर कितने हैं, +1 +1 12 दफ़ा है, तो टोटल कितना हो गया, 12, और नीचे क्या है, 12। तो ये कट गए, तो कितने एटम बने, एक एटम, ठीक है। ये पॉइंट था कि कार्बन के यूनिट्स को एक एक करके हमने रखते जाना है, और हमारी जो हमारा तराजू है ना, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन का मैस हमने कार्बन के 1/12 से कंपेयर करके निकाला है, तो मैं कहूँगा कार्बन का जो वेट है वो 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब ये लफ्ज़ ना हमें तंग कर रहा है कि कार्बन का मैस कार्बन के ही 12 यूनिट्स के बराबर है, तो ये तंग करने वाले अल्फाज हैं, हम इसको बदलने लगे हैं। वो कहता है जो ये है ना यूनिट ऑफ कार्बन, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, ये 1/12 को, इसको इस नाम को बदल दो, किससे, AMU से, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं कहूँगा कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो 12 AMU है, बजाय ये कहने के 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। या मैं कहता हूँ ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऑक्सीजन का मैस कार्बन के साथ ये कैसे कंपेयर हो रहा है। अब उसका अगर सिर्फ नाम बदल दे तो आसानी लगेगी कि ऑक्सीजन जो है उसका मैस, अब वो मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये देखें, जब वो बैलेंस हो जाएगा ना, ये वाली मिसाल तो मैंने आपको समझा दी। अब इधर देखो, अगर मैं तराजू में एक तरफ रख लूँ कार्बन 12 को, ठीक है, और दूसरी तरफ रख दूँ ऑक्सीजन को, अभी मुझे ऑक्सीजन का मैस नहीं पता, वो वैसे लिखा हुआ है वहाँ पर 16 है, लेकिन फ़र्ज़ करो हमें नहीं पता, ठीक है। या ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब एक तरफ कार्बन 12 है, ठीक है, और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब उससे होगा क्या, ऑक्सीजन वाली साइड है ना, वो नीचे हो जाएगी, कार्बन वाली ऊपर, वजह ऑक्सीजन वजनी है। तो जैसे ही हम दोनों को कंपेयर करेंगे हमें पता लग जाएगा ऑक्सीजन का जो एटम है वो वजनी होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक AMU बढ़ाएंगे,
AMU क्या था भला, 1/12 पोर्शन था, यानी एक एक प्रोटॉन कह लो, ठीक है। तो हम एक एक AMU करके बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने हैं, 12 तो हैं ना, तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा ना एक AMU तो कितने हो जाएंगे, 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16। तो फिर इस ऑक्सीजन को जब यहाँ पर 12 तो पहले से थे, 4 मैंने एक एक करके और बढ़ाए, तो जैसे ही मैं 4 करूँगा ना, बढ़ाऊँगा, तो ये दोनों साइडें ना बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन 16 के लिए हमें 4 AMU ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है जी। 4 AMU हमें ऐड करने पड़ेंगे। और AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आजकल जो है ना वो इसको एटॉमिक मास यूनिट भी नहीं बोलते, इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, बजाय AMU कहने के इसको हम कहते हैं U, यानी इससे कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, यूनिफाइड मास, ठीक है जी। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चीज़ों को छोटा किया जा रहा है, हर चीज़ को ना सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ये प्रोसेस कितना लंबा चौड़ा था, ठीक है, लेकिन ये देखो कंपैरिजन करना भी ज़रा मुश्किल है, ठीक है, इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इसको अब आहिस्ता आहिस्ता आसान किया जा रहा है। अब ज़रा आपने गौर करना है, पीरियोडिक टेबल में आपको हर एटम के पास उसका एक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखा मिलेगा। वो जो मास है ना, वही उसका एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ पे हमने आइसोटोप्स का बस ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ ना बेटा, सोडियम, तो अगर मैं उसको 23 कंसीडर करूं, तो मैं कहूँगा सोडियम का जो मास है वो 23 AMU है। ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो बस 7 AMU लगा देना है, 16 AMU है। कार्बन का कितना था, 12 AMU लगा दिया। और हाइड्रोजन का कितना होता है जी, 1, तो उसको कर दिया 1 AMU, ठीक है। इस तरह आप लगाते जाओ, मैस लगाते जाओ, हर एटम का जो उसका आपको मैस मिलेगा ना, बस उसके साथ अब आपने AMU लगा देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से आपने तैयार क्या करना है, ठीक है। था तो ये लंबा चौड़ा टॉपिक और कन्फ्यूजिंग था, आपने इसमें से सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि कार्बन का 1/12 पोर्शन यूज़ होता है, एक बात। दूसरा, इसके इसी टॉपिक के नीचे ना, इसी टॉपिक के नीचे आपको मिलेंगे वो MCQs 3-4, वो आपने याद करने। और अगर वो आपसे किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास MCQs में पूछ लेना, कभी कभी आ जाता है पेपर में ना भी आए ना तो टेस्ट में तो लाजमी आता है यहाँ से, ठीक है। तो जो भी एटम होगा ना, उसका जो एटॉमिक मास होगा उसके साथ आपने आराम से बस AMU लगा देना है, वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। यानी कार्बन के, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कार्बन 12 है, तो आपने कह देना 12 AMU, बस AMU लिख देना साथ, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो आपने कहना 1 AMU, ठीक है। और इसी तरह अगर पोटाशियम है तो वो 39 होता है, आपने कहना 39 AMU। कैल्शियम 40 होता है, 40 AMU, बस इतना सा काम, ठीक है। अब यहाँ से आगे फिर ग्राम भी लगेगा, ठीक है, वो आगे टॉपिक्स आएंगे, वो आपने बस ध्यान से सुनने हैं, फ़र्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये समझने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मज़ीद अभी भी कोई सवाल हो, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आ जाना किसी ना किसी के जहन में, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह ताला।